उसे लागोस में उसे घुमाने के लिए रखा गया था, न कि उसे सांस लेना भूलने के लिए। डेनियला ओकाफोर हवेली की बालकनी पर खड़ी थी। उसका रेशमी चोगा सुबह की हवा में विद्रोह की तरह लहरा रहा था। उसके पिता का नया ड्राइवर नीचे खड़ा था, लंबा, सांवला और शांत। उसकी सफेद कमीज एक ऐसे शरीर से चिपकी हुई थी जो किसी पुरुष का नहीं लग रहा था, जो निर्देशों का पालन करता था। उसका नाम कोलेची था। उसने कर्मचारियों को उसके बारे में फुसफुसाते सुना था। अनुशासित, रहस्यमय, कभी मुस्कुराता नहीं। मेरे पिता ने कहा कि तुम नए ड्राइवर हो। उसने सीढ़ियों से नीचे आते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। हां, मां, उसने धीमी और शांत आवाज में जवाब दिया। उसने उससे नजरें नहीं मिलाई, ऐसी आंखें जो उसे परेशान कर रही थी। पुरुष हमेशा पुरुषों को देखते हैं, हमेशा अपनी बात कहते हुए लड़खड़ाते हैं। लेकिन ये एक नहीं हिला, तब भी नहीं जब उसने अपने चोगे को अपने कंधे पर थोड़ा नीचे सरका दिया। मुझे बोरिंग मर्द पसंद नहीं, उसने लापरवाही से उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम बोरिंग नहीं हो। मैं यहां तुम्हारा मनोरंजन करने नहीं आया हूं, मां, उसने स्थिर स्वर में कहा। यह वाक्य मेरे जहन में बस गया। किसी ने उससे पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। पहली बार डेनियला को बॉस की बेटी जैसा महसूस नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे खतरा ही किसी औरत पर नजर रख रहा हो। सारा दिन वो उसे देखने के बहाने ढूंढती रही, जिस तरह से वो आराम से बिना किसी हड़बड़ी के गाड़ी चला रहा था, जिस तरह से वो उससे बात कर रहा था। पिता की तरह दृढ़, सम्मानजनक, जिस तरह से उनकी नजरें कभी नहीं भटकी। तब भी नहीं जब कार से उतरते समय उसकी छोटी ड्रेस ऊपर उठ गई। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। उसने उसे फिर से देखा, बिना शर्ट के, गैरेज में, मंद सुरक्षा बल्ब के नीचे कार की लाइटें ठीक कर रहा था। उसके सीने से पसीना टपक रहा था और वह परछाई में जम गई। उसका दिल झींगुरों से भी तेज धड़क रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो उनकी आंखें मिल गई। एक पल के लिए दोनों में से कोई भी नहीं हिला। फिर उसने फुसफुसाया, शुभ रात्रि। उसने धीरे से जवाब दिया। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, मां। उसे चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानती थी कुछ खतरनाक अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह पैसों और शरारत की बू आ रही थी। डेनियला संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे एक नींबू रंग की धूप वाली पोशाक में उतरी, जो किसी आदमी के ध्यान को परखने के लिए बस इतनी ही लहरा रही थी। नया ड्राइवर काली एसयूवी के पास इंतजार कर रहा था। सफेद कमीज गहरे रंग की पतलून में कसकर टकी हुई थी। आंखें साधारण धूप के चश्मे के पीछे छिपी हुई थी। वो नक्काशीदार लग रहा था, प्रलोभन के सामने खड़े किसी व्यक्ति के लिए शांत। सुबह सोमवार, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं आज कुछ काम निपटाने जा रहा हूं, है ना? वो पीछे की सीट पर बैठते हुए मुस्कुराई। उसकी खुशबू हवा में किसी हल्की धमकी की तरह फैल रही थी। अच्छा, मुझे लेगो और तुम्हारा नजारा याद आने लगा था। उसने कुछ नहीं कहा, दरवाजा बंद किया और ड्राइवर की तरफ चल दिया। तुम ज्यादा बात नहीं करते, कोलेची। कार के कंपाउंड से बाहर निकलते ही उसने कहा, क्या यह नौकरी का हिस्सा है या सिर्फ तुम्हारा व्यक्तित्व? मां, मैं तब बोलती हूं जब मुझसे बात की जाती है। वो हल्के से हंसी। तो मुझे लगता है कि अब तुम बोल रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी डरपोक नहीं थी, बल्कि नियंत्रण थी, और इससे उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो थोड़ा आगे झुकी। आराम करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब तक उकसाया न जाए। मैं काटता नहीं। मुस्कुराहट का भूत लगभग उसके होठों को छू गया। लगभग। लेकी के पास ट्रैफिक धीमा हो गया। विंडशील्ड से सूरज की रोशनी उसके शरीर के किनारे को चूम रही थी। उसने रियर व्यू मिरर में उसे देखा। उसके जबड़े के नीचे हल्का सा निशान, उसकी कमीज के नीचे हिलती हुई मांसपेशियों का घुमाव।
उसने उसकी नजर पकड़ी, 1 सेकंड ज्यादा देर तक उसे थामे रखा, फिर नजरें फेर ली। मुझे एक बात बताओ, उसने धीरे से कहा, क्या तुम कभी नियम तोड़ते हो? उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए, सिर्फ तभी जब नियम तोड़ने लायक हो। उसके होंठ खुल गए। बाहर शहर का शोर धीरे धीरे कम होता गया और सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। अच्छा जवाब। जब वे बुटीक पहुंचे तो उसने धीरे से कहा। वो जल्दी से उसका दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकला। इस बार वो धीरे से चली और गुजरते हुए उसकी उंगलियां उसके हाथ को छू गई। बिजली। वो ठिठक गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। अंदर उसने उसे एक रैक से दूसरी रैक तक अपने पीछे चलने को कहा, कपड़े अपने शरीर से सटाए हुए। मुझ पर कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? मुझे यकीन नहीं है कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए, मां। तो फिर मान लो कि तुम मेरे ड्राइवर नहीं हो, उसने चिढ़ाते हुए कहा। मान लो कि तुम बस एक आदमी हो। उसकी आवाज धीमी हो गई। तुम खतरनाक होगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था। लाल वाली। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए उठीं और उसकी आंखों से मिली। ये ध्यान भटकाने वाला है। उसके अंदर गर्मी दौड़ गई। पहली बार डेनियला सांस लेना भूल गई। बाद में घर जाते समय उनके बीच गहरी खामोशी छा गई। उसने फिर से उसके प्रतिबिंब को देखा, उसके पीछे देखने का इंतजार करते हुए, लेकिन उसने अपनी नजर सड़क पर ही रखी। कम से कम तुम ये तो मान लो कि मैं तुम्हें आकर्षक लगती हूं, उसने आखिरकार कहा। मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से जवाब दिया। यही समस्या है। उसका दिल धड़क उठा। तो शायद तुम्हें इसका विरोध करना बंद कर देना चाहिए। वो हवेली के ड्राइववे में मुड़ा और गाड़ी पार्क की। जब वो उसका दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा तो उसका जबड़ा भींचा हुआ था। वो हिली नहीं। इसके बजाय उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नरम थी। आवाज चुनौती से कांप रही थी। क्या होगा अगर मैं तुम्हारा काम बन जाऊं कि तुम मुझे चाहो? वो और करीब झुका, इतना करीब कि उसे उसकी स्की पर साबुन की महक आ सके। एन लेकिन उसे छूने से बस पहले ही रुक गया। आग से मत खेलो, डेनियला, वो बुदबुदाया। तुम जल जाओगी। वो मंद मंद मुस्कुराया। शायद मुझे गर्मी पसंद है। एक पल के लिए दुनिया गायब हो गई। फिर वो पीछे हटा, धीरे से दरवाजा पटका और बिना एक शब्द कहे चला गया। उस रात वो बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही, हर नजर, हर शब्द, हर पल को दोहराती रही। वो लगभग अपना नियंत्रण खो चुका था। नियंत्रण। उसे नहीं पता था कि उसे किस बात से ज्यादा डर लग रहा था, ये सोचकर कि वो आखिरकार उसे छू सकता है या ये कि वो कभी नहीं छुएगा। तीसरे हफ्ते तक हवेली तनाव का एक चक्रव्यूह बन गई थी। हर गलियारे में चुराई हुई नजरों की यादें थी। हर प्रतिबिंब डेनियला को उसके हाथों की याद दिलाता था, जो स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे वो उसे पकड़ रहा हो। अपने आप में अश्वेत। उसके पिता व्यापार के सिलसिले में अबुजा गए थे और पीछे सिर्फ कर्मचारियों का सन्नाटा और प्रलोभन छोड़ गए थे। उस शाम बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी और आसमान में गरज के साथ बारिश हो रही थी। डेनियला लिविंग रूम में बैठी पढ़ने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी नजर ड्राइववे एसयूवी की हेडलाइट्स पर जा रही थी। कोलेची ने पोर्च की लाइट में उसे पोंछ कर सुखाया तो उसने धीरे से अनुमति दी। उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने किताब गिरा दी, अपना रेशमी चोगा पहन लिया और नंगे पांव बारिश में बाहर निकल गई। कोलेची, वो चौंक कर मुड़ा। बारिश उसकी कमीज को उसकी छाती से रगड़ रही थी। पानी उसकी गर्दन से टपक रहा था। सोम, तुम्हें यहां बाहर नहीं होना चाहिए। तो बताओ मैं क्यों हूं? उसने तुरंत जवाब दिया। मुझे बताओ कि मैं बाहर कार के इंजन की आवाज सुने बिना क्यों नहीं सो सकती? मैं न चाहते हुए भी तुम्हारी परछाई क्यों ढूंढती रहती हूं? वो जम गया। उसकी सांसें अनियमित हो गई। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। मुझे पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हें चाहती हूं।
उसने एक कदम पीछे हट लिया। डेनियला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पिता के लिए काम करती हूं। तो छोड़ दो। उसकी आवाज फट गई। अगर यही सब करना है। उनके बीच हवा का झोंका आया। केलेची ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई चट्टान के किनारे खड़ा हो, ये जानते हुए कि एक और कदम का मतलब हमेशा के लिए गिरना है। उसने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन उनकी उंगलियां मिलने से पहले ही बिजली आसमान में कौंध गई। कहीं अंदर एक दरवाजा धीरे से कौंधा। नौकरानी के कदमों की आहट हल्की सी गूंजी। वे दोनों अंदर ही जम गए। उसने कहा, जल्दी से उसे गैरेज की ओर ले जाते हुए। वो कांपती हुई उसके पीछे चली गई। बारिश उसके बालों और त्वचा से चिपकी हुई थी। मंद रोशनी वाले बल्ब के नीचे सन्नाटा उन्हें निगल गया। वो अपना संयम वापस पाने की कोशिश करते हुए मुड़ा, लेकिन वो तब तक उसके करीब आती रही जब तक कि उनकी सांसें आपस में मिल नहीं गई। कहो कि तुम मुझे नहीं चाहते, उसने उसे चुनौती दी। कहो और मैं रुक जाऊंगा। उसने उसकी तरफ देखा। आंखें जल रही थी, जबड़ा कांप रहा था, और आखिरकार सांस छोड़ी। मैं नहीं कर सकता, बस इतना ही काफी था। उसके होंठ उसके होंठों से मिल गए, भूखे, हताश, हर उस चीज से कांप रहे थे जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उसने ऐसे जवाब दिया जैसे कोई आदमी घूर रहा हो, उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसके हाथ उसकी कमर पर थे, उसका लबादा उसकी हथेलियों से गीला था। चुंबन गहरा होता गया, बेपरवाह, खतरनाक, एक ऐसा बच्चा जो तबाह कर सकता था। दोनों, जब वो आखिरकार अलग हुआ तो वे दोनों कांप रहे थे। ये गलत है। उसने सांस ली। तो फिर सांस लेने जैसा क्यों लग रहा है? उसने धीरे से जवाब दिया। उसने उसे घूरा और एक पल के लिए वो लगभग मुस्कुरा दिया। तभी घर के अंदर से एक धीमी आवाज गूंजी। डेनियला, उसके पिता की आवाज। वो जम गई, आंखें चौड़ी हो गई। वो वापस आ गया है। कोलुची ने उसकी कलाई पकड़ ली और फुसफुसाया, अब ऊपर जाओ। वो नंगे पांव दौड़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और थंडर फिर से गरजा। अपनी खिड़की से उसने अपने पिता की कार ड्राइववे में अप्रत्याशित रूप से सुबह सुबह उनके बगल में खड़ी देखी। एक आदमी जिसे वो पहचान नहीं पाई, लंबा, गंजा, पुलिस की वर्दी पहने हुए। कुछ ठीक नहीं था। नीचे कोलेची परछाई में खड़ा था। उसका चेहरा समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपने पिता को कार से बाहर निकलते देख रहा था। बिजली फिर चमकी और एक पल के लिए कोलेची के जबड़े के नीचे का निशान चमक उठा, मानो कोई राज फूटने को तैयार हो। वो रात जो ख्वाहिशों से शुरू हुई थी, खतरे के साथ खत्म होने वाली थी। हवेली की हवा रातों रात बदल गई। डेनियला इसे पहरेदारों की फुसफुसाहट और उसके पिता के कदमों की सामान्य से ज्यादा भारी गूंज से महसूस कर सकती थी। कोलेची की मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था, और वो उसकी भौहों पर साफ 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 देख सकती थी। तुम्हें ये ड्राइवर फिर कहाँ मिला? एक सुबह नाश्ते पर उसके पिता ने पूछा। एजेंसी? उसने जूस पीने का नाटक करते हुए जल्दी से झूठ बोल दिया। क्यों? मुझे चुप रहने वालों पर भरोसा नहीं, उसने साफ साफ कहा। मैंने पुलिस में अपने सुरक्षा संपर्क से उसकी आईडी जांची। उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ है। उसने कोई दूसरा उपनाम इस्तेमाल किया था। कुछ साल पहले। मैं जानना चाहती हूं क्यों? डेनियल का पेट मरोड़ उठा। शायद ये कोई गलती है। उसके पिता की आंखें सिकुड़ गई। तुम इतनी जल्दी उसका बचाव कर रही हो? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? कुछ नहीं। वो बहुत जल्दी चिढ़ गई। उसकी निगाहें आराम से ज्यादा देर तक टिकी रहीं, लेकिन आखिरकार वो उठ खड़ा हुआ और मेज से चला गया, कृतघ्न बच्चों और बिना जांच पड़ताल वाले कर्मचारियों के बारे में बुदबुदाते हुए। उसके जाते ही डेनियला दौड़कर बाहर आई। उसने कोलेची को एसयूवी के पास पाया, हमेशा की तरह शीशे चमकाते हुए। बस इस बार वो पहले की तरह धीरे से गुनगुना नहीं रहा था। उसका चेहरा दूर था। तुम्हें मुझे सच बताना होगा,
उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम असल में कौन हो? वो रुक गया, कार के शीशे में उसके चेहरे के प्रतिबिंब को घूरते हुए। अच्छा है कि तुम डेनियला को न जानते हो। बहुत देर हो चुकी है, उसने तुरंत जवाब दिया। मेरे पिता पहले से ही खुदाई कर रहे हैं। उसने सांस छोड़ी, कार से टिक गया और उसे तूफानी आंखों से देखा। मैं हमेशा से ड्राइवर नहीं था। मैंने सुरक्षा विभाग में काम किया था। निजी ठेके, कभी कभी गंदा काम। एक काम गड़बड़ा गया, किसी की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती थी, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। मैंने गायब होने के लिए अपना नाम बदल लिया। तुम्हारे पिता वही आदमी थे जिनकी कंपनी में मैं काम करती थी। वो स्तब्ध रह गई। मेरे पिता, तुम उनके लिए काम करती थी? उन्होंने धीरे से इस्तीफा दे दिया। मुझे फंसाया गया। उनकी कंपनी के एक घोटाले में मैं बदला लेने नहीं, बल्कि जब्ती के लिए यहां वापस आई हूं। गाड़ी चलाना ही उसके करीब आने का एकमात्र तरीका था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसके आसपास उसने जो खतरा महसूस किया था, वो सिर्फ आकर्षण नहीं था, वो इतिहास था, अपराध बोध, दर्द। तो अब क्या होगा? उसने फुसफुसाया। अब, उसने धीरे से कहा, तुम अपनी खातिर मुझे न जानने का नाटक करती हो। लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकती, सब कुछ होने के बाद भी नहीं। वो पास आया, उसकी आवाज कर्कश थी। तुम समझती नहीं हो। अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया, तो वो मुझे और मेरे साथ तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। फिर हम भाग जाएंगे। उसने बिना सोचे कहा, हम इस घर से बहुत दूर चले जाएंगे। ये शहर, ये जिंदगी। पहली बार वो मुस्कुराया, लेकिन ये दुखद था। तुम हमारी जैसी दुनिया के लिए बहुत बहादुर हो, जो प्यार को सजा देती है। उनके पीछे कदमों की आहट ने उन दोनों को मुड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके पिता दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर बिजली सी चमक थी। तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, यही सच है। कोलेची सहज ही उसके सामने आ गया, उसे शांत खतरे की दीवार की तरह ढकते हुए। सर, मैं समझा सकता हूं। जरूरत नहीं, उसके पिता ने तीखी आवाज में बीच में ही टोक दिया। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कौन हो, श्रीमान ओबिन्ना कोलेची, और इस बार तुम बच नहीं पाओगे। उसके पीछे सुरक्षा गार्ड आ गए। डेनियला, कोलेची का हाथ पकड़ लिया। भागो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन वो नहीं भागा। वो सीधा खड़ा था। उसकी आंखें उसके पिता पर गड़ी थी। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई, तो मैं उसके लिए पूरी दुनिया जला दूंगा। उसके पिता की आवाज गुस्से से कांप उठी। तुमने पहले ही काफी जिंदगियां जला दी है, बेटा। कोलेची का जबड़ा भींच गया। तो शायद अब समय आ गया है कि तुम्हें याद आए कि ये कैसे शुरू हुआ था। और इसके साथ ही सब कुछ बिखर गया। झूठ, हवेली का टुकड़ा और वो पतली रेखा जो खतरे को प्यार से अलग करती थी। हवेली अब घर जैसी नहीं लगती थी, संगमरमर से बनी एक सीढ़ी जैसी लगती थी। हर गलियारे में खतरा फुसफुसा रहा था। हर फुसफुसाहट में कोलेची का नाम था। उस रात डेनियला अध्ययन कक्ष से अपने पिता की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। कठोर, ठंडी, विश्वासघात से भरी। सूर्योदय से पहले उसे ढूंढ लो। उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया, और अगर मेरी बेटी इस परिसर से बाहर जाने की कोशिश करे, तो उसे उसके कमरे में बंद कर दो। लेकिन वो पहले से ही एक कदम आगे थी। अपने कमरे में डेनियला ने एक छोटा सा ट्रैवल बैग भरा, अपना पासपोर्ट नकद लिया। हुडी, उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, बल्कि किसी और भयंकर चीज से, प्रेम और अवज्ञा के मिश्रण से। आधी रात को वो नंगे पांव बालकनी से बाहर निकली। उसका दिल अपराध बोध के ढोल की तरह धड़क रहा था। नीचे गैरेज के पास एक साया घूम रहा था, लंबा, स्थिर, इंतजार कर रहा। कोलुची, उसने फुसफुसाया। वो मुड़ा। धुंधली रोशनी ने उसके चेहरे को छुआ, थका हुआ लेकिन दृढ़।
तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने धीरे से कहा। वो कमजोर मुस्कान के साथ मुस्कुराई। तुम पहले दिन से ही ऐसा कह रही हो। उसने उसकी तरफ देखा, फिर उसके हाथ में रखे बैग की तरफ। तुम सच कह रही हो। ये कभी नहीं रुकेंगे, कोलेची। अगर हम रुकेंगे तो मेरे पिता नहीं रुकेंगे। वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उसका जबड़ा कस गया। भागने से मैं दोषी हो जाऊंगा, रुकने से तुम मर जाओगी। बारिश फिर शुरू हो गई, हल्की, फिर तेज। उसने उसके हाथ से बैग लिया, कार में फेंका और धीरे से कहा, फिर हम दौड़े। वे तेजी से आगे बढ़े, परछाई की तरह शांत, प्रेमियों की तरह बेताब। लेकिन जैसे ही दरवाजा दिखाई दिया, 2 पहरेदार दिखाई दिए। उनकी टॉर्च बारिश में चमक रही थी। कोलेची ठिठक गया, उसकी आंखें घूम रही थी। कार में बैठ जाओ, उसने फुसफुसाया। नहीं, रुको। वो पहले से ही चल रहा था। एक ही झटके में उसने एक पहरेदार को एक तरफ धकेल दिया और दूसरे को निहत्था करके उसे गेट से टकरा दिया। ये हिंसा नहीं थी, ये तो जीने का जरिया था। वो गुस्से में भी नहीं लग रहा था, बस शांत, संयमित। डेनियला जमी हुई, भीगी हुई खड़ी थी। एक आदमी को उसके लिए सब कुछ दाव पर लगाते हुए देख रही थी। कोलेची, जल्दी करो। गेट चरमराहट की आवाज के साथ खुला। वे कार के टायरों में कूद गए, गीले फुटपाथ पर उपदेश देते हुए। शहर की रोशनियां रात में तेजी से आगे बढ़ते हुए उनके पीछे धुंधली हो गई। कार के अंदर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। अब हम कहाँ जाए? कहीं वे हमें ढूंढ न पाए। क्या तुम्हें यकीन भी है कि यह संभव है? उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें कोमल लेकिन उग्र थी। मुझे तुम पर विश्वास है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। उसका गला रुंध गया। तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, केलेची। वो सड़क पर नजरें गड़ाए हुए मंद मंद मुस्कुराया। तुम ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसके लिए ये जोखिम उठाना उचित था। लेकिन नियति ने अभी उनका परीक्षण करना बंद नहीं किया था। दूर से रेन पुलिस रोड पर चमकती नीली रोशनियां दिखाई दे रही थी। उसके पिता के प्रभाव को अवरुद्ध कर रही थी। सड़कों पर पहुंच ही गया था। कोलेची ने गाड़ी धीमी कर दी। दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। रुको, तुम क्या करोगे? तुम्हें यहां से जिंदा निकालने के लिए जो भी करना पड़े वो करूंगा। इससे पहले कि वो विरोध कर पाती, वो मुख्य सड़क से तेजी से मुड़ गया, एक संकरे, कीचड़ भरे रास्ते पर जो लेकी के घने बाहरी इलाके में जाता था। बारिश ने उनके पैरों के निशानों को निगल लिया और उस रात पहली बार सन्नाटा छा गया। भोर होने तक उन्होंने फिर बात नहीं की। जब वे आखिरकार शहर के किनारे एक सुनसान गेस्ट हाउस के पास रुके, तो कोलेची ने इंजन बंद कर दिया। डैनियला थककर उसके ऊपर झुक गई। हमने कर दिखाया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें क्षितिज पर टिकी रहीं, जहां बादलों को चीरती हुई पहली रोशनी आई। फिलहाल वो बुदबुदाया, लेकिन प्यार हमारे जैसा बिना कीमत चुकाए कभी नहीं मिलता। सूर्योदय तक बारिश थम चुकी थी, लेकिन दुनिया अभी भी भारी लग रही थी, मानो किसी तूफान से पहले की शांति जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। गेस्ट हाउस में धूल और राज की गंध आ रही थी। कोलेची टूटी हुई खिड़की के पास नहीं, उसकी पिस्तौल बगल में मेज पर रखी थी। वो खाली सड़क को देख रहा था। डैनियला उसके पीछे गद्दे पर लेटी थी। उसका सिर एक तह किए हुए जैकेट पर था। उसकी नजर उस आदमी पर थी जिसने उसके लिए शांति का सौदा किया था। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? उसने फुसफुसाया। वो मुड़ा। क्या? दौड़कर, मुझे चुनकर, कोलेची। मंद मंद मुस्कुराया, वो शांत, अपाठ्य मुस्कान। हर आदमी को किसी न किसी बात का पछतावा होता है, लेकिन इस बात का नहीं। उसने उसका हाथ थाम लिया। मैं छिपते नहीं रहना चाहता। मुझे एक जिंदगी चाहिए, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो, भले ही वो मेरी सारी जानकारी से दूर हो।
उसने उसकी उंगलियां धीरे से दबाई। तुम्हें नहीं पता जिंदगी कितनी छोटी होती है। खर्च, मुझे परवाह नहीं, उसने कहा, जब तक ये तुम्हारे पास है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, बाहर टायरों की हल्की सी चरमराहट ने उन दोनों को ठिठका दिया। कोलेची ने बंदूक पकड़ी और खिड़की की ओर बढ़ा। गैप से उसने उन्हें देखा। 2 एसयूवी, गीली मिट्टी को चीरती हुई एक काली गाड़ी। उसके पिता, डेनियला, उसने तेजी से फुसफुसाया। नीचे उतरो। वो रेंकर पास आई। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। बहस मत करो, उसने दृढ़ता से कहा। अगर कुछ हुआ तो तुम भाग जाना। इमारत के पीछे एक रास्ता है जो सड़क की ओर जाता है। पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन वो हिली नहीं। मैं अपने पिता के लिए दौड़ना बंद कर चुकी हूं। पहली एसयूवी रुकी। उसके पिता बाहर निकले। उनके दोनों ओर पुलिस वाले खड़े थे। कोलेची, वो चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बेटी को हमेशा के लिए छिपा सकते हो? कोलेची धीरे से बाहर चली गई। बंदूक नीचे कर ली। हाथ दिखाई दे रहे थे। वो मेरे साथ अपनी मर्जी से आई थी। उसके पिता की आंखें चमक उठीं। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। मुझे कभी बदला नहीं चाहिए था, कोलेची ने धीरे से कहा। मैं बस उस चीज से आजाद होना चाहती थी जो तुम्हारी कंपनी ने मेरे साथ की। तुम्हारी बेटी, वो कभी योजना का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो तुम्हारा हिस्सा बन गई। डेनियला ने दरवाजे के पीछे से बाहर निकलते हुए कहा। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन निश्चित थी। और मुझे परवाह नहीं कि कौन सुनता है। मैं उससे प्यार करती हूं, डैडी। दुनिया मानो रुक गई हो। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उसके पिता का गुस्सा भड़क उठा। उसकी जगह कुछ और गहरा आ गया। दर्द, डर, नुकसान। डेनियला, गाड़ी में बैठो, उन्होंने आदेश दिया। नहीं, उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जिंदगी पर कब्जा कर रखा है। बहुत देर तक। कोलुची की बंदूक उसके हाथ में ढीली लटकी रही, लेकिन उसने उसे उठाया नहीं। सर, उसने धीरे से कहा, अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे सजा दो। लेकिन वो अब बच्ची नहीं रही। उसे चुनने दो। उसके पिता का जबड़ा हिल गया। बारिश फिर शुरू हो गई, इस बार हल्की, उनके चेहरों पर बरस रही थी। सन्नाटा तब तक रहा जब तक उसके पिता ने आह भरी और नजरें फेर ली। अगर तुम उसके साथ चली गई तो तुम मेरी बेटी नहीं रही, उसने भारी आवाज में कहा। डेनियला की आवाज टूट गई। तो मैं तुम्हें दूर से भी प्यार करूंगा। वो मुड़ा और अपनी कार में बैठकर चला गया। पुलिस पीछे नहीं आई। सड़क ने इंजनों की आवाज को दबा दिया। जब तक सिर्फ बारिश ही रह गई। कोलुची ने बंदूक गिरा दी और कांपते हुए सांस छोड़ी। तुमने तो बस अपने सारे पुल जला दिए। वो उसके करीब आई और उसके चेहरे को छुआ। फिर मेरे लिए एक नया पुल बना दो। वो हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें तो पता भी नहीं कि आगे क्या होगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसने कहा। हम काम ढूंढ लेंगे, शायद फिर से शुरुआत करें किसी दूसरे शहर में। जब तक मैं तुम्हारे बगल में जागूं, बस इतना ही काफी है। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखें उसकी छत के नीचे कोमल थी। मैं तुम्हारा ड्राइवर था, मेरे नीचे। वो रुका, उसे धीरे से चूमा। तुम मेरी दुनिया हो जाओगी। बारिश तेज हो गई। दोनों भीग गए, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि उस तूफान में इतने सारे खतरों, झूठों और भागने के बाद आखिरकार उन्होंने डरना बंद कर दिया था।